दोस्तों नमस्कार। आपको पता है कि मैं पिछले कुछ 2-4 एपिसोड से पीएचडी पे काम कर रहा हूँ और विभिन्न विभिन्न दृष्टिकोण से पीएचडी क्या है, क्यों करें, कभी कैंपस के बच्चों के साथ बात, कभी गुरुवरों से बात, कभी दोस्तों से बात। उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान टेरी से विवेक राय जुड़े हुए हैं। यह संस्थान देश में काफी प्रतिष्ठा रखती है और यहाँ पीएचडी में होना एक सपना साकार होने के समान है। विवेक राय खुद गाजीपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद कई मीडिया संस्थानों में इन्होंने काम किया और अब पीएचडी में संलग्न है। 3 साल इनका होने वाला है। तो विवेक जी, स्वागत है आपका डॉक्टर अजय स्पीच में। और विवेक जी, पहले यह बताइए कि आप पीएचडी की तरफ कैसे आकर्षित हुए? थैंक यू अजय जी, आपका मेरे को इनवाइट करने के लिए। जहाँ तक बात पीएचडी की है, तो मैं एक संस्थान में काम कर रहा था और वो प्राइमरीली काम कर रहे थे सैनिटेशन पे। तो उनके जो रिजल्ट थे, आउटकम थे, वो मेरे को सैटिस्फाइंग नहीं लगे, क्योंकि मैं उस रिपोर्ट्स को एडिट करता था और पढ़ता भी था। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया पीएचडी करने के लिए और मैं इनिशियली वाटर एंड सैनिटेशन में पीएचडी करना चाह रहा था। तो टेरी का जो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी स्टडीज है, वो बेस्ट डिपार्टमेंट लगा और मैं उसमें अप्लाई किया और उसके बाद फिर मेरा ये सिलेक्शन हुआ। तो यही एक ब्रीफ मतलब कहानी है पीएचडी। और मुझे लगता है विवेक जी कि मैं आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दिनों से जानता हूँ। आप में एक गंभीरता भी थी, एक रिसर्चर की जो गंभीरता होनी चाहिए और एक पढ़ने लिखने की जो ललक होती है। आपने कई आर्टिकल भी लिखा है, कई किताबों पे आप काम कर चुके हैं। तो ये थोड़ा बताइए कि स्वभाव का, इस तरह के गंभीर स्वभाव का होना कितना जरूरी है पीएचडी के लिए? एक्चुअली आप जानते ही हैं कि मैंने अपने करियर की शुरुआत मीडिया से की थी और मेरे को अपॉर्चुनिटी थी इलेक्ट्रॉनिक चैनल में ज्वाइन करने की। उस टाइम का बहुत लीडिंग चैनल था। तो मैंने प्रिंट को प्रिफर किया था इलेक्ट्रॉनिक में न जाकर, ताकि मैं खुद भी पढ़ सकूं और समझ सकूं। और थोड़ा इंग्लिश मीडिया का रुझान था, तो और भी कुछ लिटरेचर मिलते जाते थे अच्छे-अच्छे। तो और जब मैं मीडिया में था तो मेरा रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा एकेडमिक भी था। तो उससे बहुत बड़े-बड़े जो अच्छे-अच्छे कुछ प्रोफेसर्स थे दिल्ली में, उनसे मिलना हुआ, उनसे कुछ सीखना हुआ। बेसिकली मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री, लेकिन मैंने कई विषय बाद में पढ़े खुद सेल्फ स्टडी करके। और यही करते हुए फिर मीडिया में काम करते हुए फिर आईएम में कुछ दिन काम किया मैं। तो फिर मैंने पीएचडी की तरफ एक गैप के बाद, पढ़ाई के एक गैप के बाद मैं फिर से पीएचडी स्टार्ट किया। जी। और जहां तक मैं जानता हूं और मुझे लगता है मैं सही हूं कि आपका जो पीएचडी का काम है वह मुसर समाज पर है जी। और बिहार के मुसर समाज पर है। जी। यह समाज वंचित तबका से आते हैं और इस पे बहुत कम काम हुए हैं, जो कि जी। फैक्ट्री बेस्ड या वैलिड काम है। हुँ। आप खुद उत्तर प्रदेश से हैं और आप बिहार को अपना कार्यस्थल चुने, वो भी बिहार के किसी खास जिला में। तो मैं चाहूंगा आप खुद देखने वाले को डिटेल में बताएं कि आपके पीएचडी का टाइटल क्या है जी। और किन समाज पर आप काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है। मेरा जो पीएचडी का टॉपिक है, वो है आइडेंटिटी, लाइवलीहुड एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, अ केस ऑफ मुसहर कम्युनिटी इन बिहार। और मेरा जो फील्ड वर्क है वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के बनमनखी ब्लॉक में है। और ये काफी रूरल ब्लॉक है और इसमें एक पंचायत है रामनगर फरसही, उस पंचायत में मेरा फील्ड वर्क है। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है। और मुसहर कम्युनिटी का जहाँ तक सवाल है, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ और हमारा इंटरेक्शन इस कम्युनिटी से पहले भी था। तो मैं सोचता था कि बाद में किसी तरह मैं काम करूँगा और शायद वो मैं कर पा रहा हूँ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस समुदाय के बारे में, कि इस समुदाय की आइडेंटिटी का जहाँ तक सवाल है,
तो मैंने पाया कि दिल्ली में रहने वाला आदमी, पटना में रहने वाला आदमी, बनारस में रहने वाला आदमी, पूर्णिया में रहने वाला आदमी, इवन उस विलेज के जो डोमिनेंट लोग हैं, जो डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं, उसका सेम व्यू है। ये चीज मेरे को बड़ा स्ट्राइकिंग लगा। तो ये एक नया एक्सपीरियंस देखने को मिला पीएचडी के दौरान मेरे को। तो आप जैसे खुद उत्तर प्रदेश के हैं और जी, आपका इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, जी, उसके बाद आपका काम बिहार में है, जी, तो एक पीएचडी स्कॉलर के लिए डाटा कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आंकड़ों के जी, आधार पर ही उनका पूरा रिसर्च होता है, एनालिसिस होता है। जी। तो इसमें आप क्या तकलीफें आपको आई, मतलब, और आप कैसे प्रेरित हुए कि बिहार को चुना जाए? प्रेरणा कहाँ से मिली? दो चीजें थी। मैं शुरू में ईस्टर्न यूपी चाह रहा था, क्योंकि मुशहर समुदाय का कंसंट्रेशन ईस्टर्न यूपी में भी है। जबकि जो कि यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट के जो प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बिहार करिए, क्योंकि महादलित स्कीम्स जो आई थी या जो आयोग बने थे, तो वो लोग बोले कि ये और इंटरेस्टिंग होगा। तो इसमें चूंकि प्रोफेसर्स का भी रोल था कि जो कमेटी थी कि आप बिहार को भी देखिए, तो एक ये रीजन मेजर था। और मैं इसमें बहुत खुश था कि मेरे को इस समुदाय के बारे में काम करने को मिलेगा। तो लेटर ऑन मैं ईस्टर्न यूपी में काम करूंगा। तो ये चीज थी। और दूसरा सवाल आपका क्या था? दूसरा कि क्या, फील्ड वर्क। हाँ, ये आकर्षण क्या था, मतलब वही था मेरा कि इस कम्युनिटी को ही आपने क्यों चुना, और आकर्षण मतलब बिहार में क्यों, बिहार में कैसे अपना फील्ड वर्क के लिए, और क्या दिक्कतें आई इसमें, मतलब डाटा कलेक्शन? जी, जो सबसे बड़ी दिक्कत आई कि कोई भी चीज, कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिल रहा था जिसको कि लिव्ड एक्सपीरियंसेस हों, जो कि इवन जो एनजीओ भी काम कर रही हैं मुशहर कम्युनिटी के नाम पे, उनके पास भी क्रेडिबल डेटा नहीं था। जब मैं उनसे पहली बार मिला, दूसरी बार मिला, इवन जो हाईएस्ट पॉपुलेशन है मुशहर कम्युनिटी का, वो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के। जबकि जब उनसे मिला, तो वो काफी काम किए किए हुए हैं बिहार पे, और मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। तो वो मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि गया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। तो मैंने दूसरी बार मिला उनसे, तो बोला देखिए ये डेटा है। तो ऐसे मिसलीड किया जाता है, मतलब लोगों को। तो एक ये स्टोरी थी, और वो मतलब काफी उस एनजीओ ने काफी काम किया है। लेकिन पता नहीं डेटा के साथ ऐसे क्यों कर रहे थे, ये नहीं पता चला। तो मैं तो खुद बिहार से हूँ और मैं जानता हूँ कि जी, शोध में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जी, और आप जिस कम्युनिटी पे कर रहे हैं, वहाँ सेकेंडरी जी, डाटा जिसमें किताब हो, लिटरेचर हो, या कुछ जी, आर्काइवल वगैरह बहुत कम है या वैलिड कम है। आपने बहुत अच्छा उदाहरण भी बताया कि कैसे जी, बरगलाया जाता है। और ये जी, इसलिए संभव हो पाता है कि डाटा कम है, यानी कि आपको निर्भरता आपकी बहुत कम संस्थानों पे बनती है, और वो संस्थान या वे लोग जैसा बताते हैं आपको सुनना पड़ता है। तो इस तरह की चुनौतियों से विवेक जी का वीडियो नहीं आ रहा है दर्शकों, मैं बता दूं, कुछ तकनीकी कारण होगा, मुझे लगता है ऑडियो वो सुन पा रहे हैं। तो इस तरह की चुनौतियों से कैसे सामना करते हैं विवेक जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो? विवेक जी। जी विवेक जी, मुझे लगता है आपका ऑडियो और वीडियो ठीक हो चुका है। तो जी, सवाल यही था, बिल्कुल। वही कि प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में, सेकेंडरी डाटा से जो दिक्कतें आपको आई, जिसमें आपको बताया गया कि गया में ज्यादा है, हम्म, लेकिन आप जब खुद अपने तरफ से रिसर्च किए तो आपको पता था पूर्णिया में ऐसा केस है। तो जी, एक रिसर्चर के नजरिए से कितना चुनौतीपूर्ण है ये? और खास करके आप जिस कम्युनिटी पे काम कर रहे हैं उसमें पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम है, या जो हम्म, आपको गाइड कर सके, जो आपको बता सके। तो ये जी, कैसे चुनौती का सामना आप अभी कर रहे हैं और किए हैं, जो डाटा आपने पहले से जमा किया है? जी। एक्चुअली सेकेंडरी डेटा की जहां तक बात है, तो मैं क्या करता था कि मैं रेफरेंसेस को रिव्यू करता था। तो जब रेफरेंसेस को रिव्यू करता था, तो मैं ओरिजिनल सोर्स तक जाता गया। और जब ओरिजिनल सोर्स तक गया, तो मैंने आर्काइव से उस ओरिजिनल रिपोर्ट्स को
उन रिपोर्ट्स को, सेंसस रिपोर्ट्स या सेटलमेंट रिपोर्ट्स या गजेटियर्स थे, उन तक मैं पहुंचा और उनको किसी तरह मैं मतलब अपने पास सेव किया या डाउनलोड किया या उसको पढ़ा। तो एक ये तरीका था मेरा सेकेंडरी डेटा को ये करने का। और दूसरी चीज, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको कि वो सेकेंडरी सोर्सेज मिले नहीं हैं। वो उन सोर्सेस को ओरल ट्रेडिशन के रूप में यूज कर रहे हैं अभी। मतलब जबकि वो ऑलरेडी या तो किसी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर ने या किसी और ने उस पे काम किया है, लेकिन किसी को उस तरह का वो सोर्स मिला नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे को मिले हैं, अभी भी मेरे पास है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है प्राइमरी डेटा की, वो जिसको कि हम फील्ड व्यू कहते हैं। फील्ड व्यू के लिए फील्ड वर्क ही करना पड़ेगा आपको। मतलब जो, चूंकि मैंने पॉपुलेशन को स्टैंडर्ड मानते हुए ये किया था अपने रिसर्च प्रपोजल में कि पूर्णिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो मैं उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद जीरो इन किया तो उस ब्लॉक तक पहुंचा, फिर उसके बाद विलेज तक पहुंचा। तो ये चीज थी। और मैंने इनिशियली 5 to 6 डेज के लिए विजिट किया था प्रपोजल के दौरान, लिखने के दौरान। उसके बाद मैं फील्ड वर्क स्टार्ट किया। तो फील्ड वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है इस केस में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा फील्ड वर्क करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। जी। अ, तो जी फील्ड वर्क का एक अपना मतलब एक जी सीमाएं भी हैं। आप बहुत कुछ जी फील्ड वर्क जी में आप जाते हैं, आप बहुत सोच के जाते हैं और वहां पे नहीं मिलता है डाटा। जी तो इस तरह के कई तनाव होते हैं जब आप फील्ड वर्क में, आपको रहने की दिक्कत होती है, खाने की दिक्कत होती है। जी जी तो एक रिसर्चर होने के नाते इन सब तनाव वाली स्थिति में खुद को बैलेंस रखना या खुद को कंसोल करना जी। कितना बड़ा चुनौती है। मैं यहाँ पे एक चीज बोलूंगा कि रिसर्चर्स जो यूजुअली क्या है ना, सोशल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके थ्रू जाते हैं फील्ड में। बिहार के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज नहीं है। आप जानते हैं कि सोशल सेक्टर उस तरह से नहीं है, पटना या गया या मुंगेर को छोड़कर या इस तरह के बड़े बड़े शहरों को छोड़कर। तो मैंने चूंकि मेरा ब्लॉक आइडेंटिफाई हुआ था और मेरा उसमें एक बहुत मेजर रोल प्ले किया मेरा बीएचयू का नेटवर्क, जिसमें कि एक स्टूडेंट मिले जो कि मेरे से जूनियर हैं। तो उन्होंने काफी हेल्प किया, क्योंकि उन्हीं के पास में रुका था। और चूंकि वो खुद भी स्टूडेंट रहे हैं तो बड़ा हेल्पफुल रहा। मतलब उस ब्लॉक में रहना, उनके साथ रहना। और मतलब इसमें कोई बहुत दिक्कत, बाद में मेरे को विलेज में भी मैं रह सकता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो विलेज में आप जानते हैं कि दो कम्युनिटीज हैं, एक डोमिनेंट है और एक बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड है। तो मैं प्रधान के यहाँ, मुखिया के यहाँ पहले गया था। तो मैं मुखिया मेरे को इजिली वो एक्सेप्ट कर लिए थे और रहने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं वहाँ रहा नहीं क्योंकि ये मेरे वर्क को अफेक्ट करता। तो इसलिए मैं उनके पास नहीं रहा। और जब मैं उनके पास नहीं रहा तो उसमें मेरे बहुत अंतर समझ में आया। जब मुशहर कम्युनिटी के लोगों से मिला तो उनको अब ये नहीं फील होगा कि मैं मुखिया का आदमी हूँ। जी जी। तो ये चीज इसी में है। एक जो होता है इंटर मतलब कि एक इम्पार्शियल छवि बनाना पड़ता है, तभी हाँ। लोग आपसे खुलकर बात करते हैं। आपकी पहले से छवि अगर बन गई होती है कि जी आप किसी खास मकसद से आए हैं, तो फिर लोग जी खुलकर बात नहीं करते हैं। जी जी ये बिल्कुल। रिसर्चर की एक बड़ी चुनौती है जी कि वह बहुत इंडिपेंडेंट रहे जहां जी। जाए। जी। हाँ, ये मैं इंडिपेंडेंट था। और दूसरी चीज मैं अडॉप्ट किया, एम्पैथी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, बुक्स और ये सब चीजें फील्ड में काम नहीं आती हैं। हम्म। तो तो मैं आपके विषय पे ही बात कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जी अभी तो खैर आपको बहुत एनालिसिस होना है, रिजल्ट है, जी लेकिन थोड़ा थोड़ा कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो सुपरफिशियल ऑब्जर्वेशन, उसी पे बात करेंगे। बाद में आपका रिसर्च जब होगा, अवार्ड होगा, जी तो पता चलेगा हम लोग। तो मुसर बिल्कुल। समाज किस तरह का समाज है बिहार का? सबसे बड़ी जो चीज है उसके फूड हैबिट से रिलेटेड है। आप जानते हैं कि फूड हैबिट से उनकी आइडेंटिटी को लोगों ने गढ़ा है। हम्म। तो वो
आजकल का मुसहर समुदाय चूहा नहीं खाता है। तो ये बहुत मेजर चीज था। आप जानते हैं मीडिया में भी कोई भी आदमी बात करता है तो वहीं से कहता है कि रैट ईटर्स है ना? तो एक ये चीज लगा। दूसरी चीज ड्रिंकिंग हैबिट्स बहुत स्ट्रांग दिखी। मतलब ये दुखद है लेकिन ये मैं ऑब्जर्व किया। दूसरी चीज जो अनटचेबिलिटी का जो चीज है वो शिफ्ट कर रहा है, वो उस लेवल का नहीं है। मतलब जिस तरह एक ये फिल्मों में दिखाया जाता है या जिस तरह से हाँ, लोग सोचते हैं, वो वो अगर मेरे भी गांव में मैं देखता हूँ, ऐसा है नहीं कुछ। जी, 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 तो ये वो सब बदल गाँव, रहा है, उस हाँ, बदल। स्वरूप बदल रहा है उसका। हम्म। तो ये चीजें थी मैंने जो ऑब्जर्व किया। और लिखने पढ़ने का थोड़ा साक्षरता पे भी अगर आप बताएं इस कम्युनिटी के बारे में, जितना आपने ऑब्जर्व किया उसी के आधार पर। ये मेजर एक कंपोनेंट मैं बोलना चाह रहा था, इसको मैं मिस कर दिया था। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं और उनकी लिटरेसी रेट जो है अराउंड 29% है बिहार में, जो कि लोवेस्ट है। एक एक चीज मैं ये देखा कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, वो भी ना सोसाइटी की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे उनको बच्चे, मैं देखा ऑब्जर्व किया कि नंगे पांव जा रहे हैं, बिल्कुल मतलब दूसरे, हाँ डेफिनेटली उनके घरों में वैसी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन टीचर भी वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। मतलब उनसे जिससे कि समाज का मजबूत तबका करता आ रहा है। तो एक ये चीज था। और दूसरी चीज वहां पे लाइब्रेरी की एक बहुत मेजर इंटरवेंशन चल रही है गवर्नमेंट की। तो उसको मैं अपने फील्ड वर्क में ऑब्जर्व किया, जो कि शिक्षा से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जो पंचायत में लाइब्रेरी खोली जा रही हैं, डीएम काफी इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसकी कहानी बहुत ही दुखद है। उस लाइब्रेरी जो पंचायत में खुल रही थी, कोई भी आदमी मुसहर समुदाय से इनवाइट नहीं था और कोई बच्चा नहीं आया था। आप लाइब्रेरी खोल किसके लिए रहे हैं फिर? उस समुदाय को सबसे ज्यादा जरूरत है लाइब्रेरी की, पब्लिक लाइब्रेरी की। और वो जो लोग थे वो वही डोमिनेंट लोग थे जो कि हर चीज में रेंट लेते हैं, पैसा लेते हैं, है ना? तो ये चीज मैं ऑब्जर्व किया कि उपेक्षित है। केवल जो ऑफिशियल्स हैं उनको फीता काटना है ना? ये चीज, ये मैं डॉक्यूमेंट भी किया हूँ इस चीज को, कि जिस समुदाय को सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा की और लाइब्रेरी जैसी चीजों की, उसको इनवाइट ही नहीं किया जाता है। तो ये बिहार चीज है। के, बिहार में एक जो दशरथ दशरथ मांझी हुए, आपको पता होगा कि माउंटेन जी, मैन, जी, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो इसी समाज से थे। जी, जी, आदित्य, तो इसलिए शायद उनका आकर्षण ऐसा है या उनकी कद इतनी बड़ी हो गई कि अधिकतर लोगों को लगता है कि गया में सबसे ज्यादा मुसर समाज है। लेकिन इस समाज में भी कुछ ऐसे ऐसे रोल मॉडल हैं जो कि अपने काम से, अच्छा काम केवल ज्ञान के क्षेत्र में नहीं होता है ना? नहीं, कर्म योगी भी कोई हो सकता है, कर्म जैसे पहाड़ काट दिए। हुँ, तो हुँ, हुँ, वहां के जिस समाज पर आप कर रहे थे, जहां पर जिस इलाका में, उन लोगों की प्रेरणा या उन लोगों की ज्ञान के स्रोत के रूप में आपने मतलब देखा होगा कि कहाँ से उनको ज्ञान मिले या स्रोत क्या है? हर एक समाज का अपना एक स्टार होता है, जी, हर एक प्रेरणादायक कोई फिगर होता है जहां से उन्हें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जी, जी। आपने इस सेंस में क्या ऑब्जर्व किया वहां पे? 2-3 चीज़ें हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। एक तो वहाँ पे भी मैं जीतन राम मांझी का मतलब ये देखा कि वो सबसे अभी डोमिनेंट फिगर हैं। दूसरा, वहाँ पे एक लोकल पॉलिटिशियन इवन बीजेपी से वो आते हैं। वो 5 बार से वो एमएलए हैं और मिनिस्टर भी थे। तो उनका इमेज काफ़ी बड़ा है और लोग उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, काफ़ी इंस्पायर होते हैं। पॉलिटिकली भी और ऐसे भी। और तीसरा चीज है जो कि आप जानते हैं कि दीना भद्री की जो इमेज है, जो उनका उन लोगों का हीरो है, वो हिस्टोरिकल फिगर टाइप से हैं, तो उनका भी मतलब वो उनसे भी लोग इंस्पायर होते हैं क्योंकि वो भी शोषण के खिलाफ आवाज उठाए थे। तो ये 3 चीजें मेरे को लगी वहां पे। और दूसरी चीज वहीं से एक बगल के डिस्ट्रिक्ट मधेपुरा से किरई मुशहर जी आते हैं, जो कि फर्स्ट एमपी थे मुसहर समुदाय से। तो मैं उनके गांव भी गया था। तो मैंने जो देखा कि उनका एक स्मारक बन रहा है, वो जस्ट लाइक अ पिलर, मतलब
वो 2018 से बन रहा है, वो अभी भी इनकम्प्लीट है। तो उसी गांव के बीपी मंडल भी आते हैं, सेम गांव से दोनों लोग आते हैं। बीपी मंडल का जो स्मारक है वो मेरे मोबाइल के फ्रेम में नहीं आया, जबकि मैं करीब 500-600 मीटर दूर खड़ा होकर फोटो ले रहा था। जबकि किराए मुशहर जी मतलब राम मनोहर लोहिया के काफी क्लोज रहे हैं और सोशलिस्ट लीडर रहे हैं, लेकिन वो एकदम अपने गांव में भी उपेक्षित हैं। स्टेट की बात तो भूल ही जाइए। और उन्होंने नेहरू के खिलाफ भी पार्लियामेंट में कई बार ये किया था, काफी एग्रेसिव भाषण वगैरह दिए थे। तो वो काफी एक लीडिंग उस टाइम के सोशलिस्ट थे। तो ये एक दुखद घटना है, लेकिन उनकी लीडरशिप को हम भूल भूल रहे हैं मतलब। तो ये 2-3 चीजें मैंने ऑब्जर्व किया। तो आपसे बात करते हुए विवेक जी, एक रिसर्चर के नजरिया से मतलब हम्म, आपने इतना कुछ खोज डाला है और इतनी सामाजिक समझ आपने रखी। अब अगला प्रश्न, मैं चूंकि मजा आ रहा है मुझे बात करने, अपने ही राज्य के बारे में जान रहा हूँ मैं खुद, मुझे ये सब पता नहीं है तो आपसे जानने को भी मुझे मिल रहा है। हर समाज की अपनी एक एस्पिरेशन होती है। जैसे किसी में, कई समाज के ऐसे तबके हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, उनकी एस्पिरेशन है कि जनता उन्हें जाने, पब्लिक फिगर हम्म, बने। कोई हम्म, बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं तो उनकी एस्पिरेशन होती है कि थोड़े पैसे वगैरह कमा लें। जी। तो अलग अलग समाज की एक पहचान होती है, किसी की भाषागत पहचान, किसी की सांस्कृतिक पहचान। तो हम्म, आप जिन समाज पे काम कर रहे हैं उसमें एस्पिरेशन के रूप में क्या है? पैसा, या एक जॉब, या एक पहचान, या प्रतिष्ठा, या बराबरी, इक्वालिटी, या अपने को अलग रखना कि हमारे बीच में कोई मतलब जनजातीय ट्राइब्स में होता है कि हमारे हम्म। बीच में इंटरफेयर कोई ना करे, हम लोग की जो संस्कृति है उसे छोड़ दे, हमें अपने हाल पे छोड़ दे। तो क्या हम्म। आपको दिखा इस तरह का उनके बीच में? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मेरे को जो लगा कि जैसे और समाज का और तबका है, वैसे ही ये भी समुदाय एस्पिरेशनल है। हम्म और एस्पिरेशंस बदल रहे हैं, मतलब फैमिली टू फैमिली, हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड, इंडिविजुअल भी एस्पिरेशन बदल रहे हैं। मतलब किसी को शिक्षा चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को घर बनाना है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशंस हैं। लेकिन लाइवलीहुड इतना मेजर इशू है उन लोगों के लिए कि ये सब चीजें प्रभावित कर रही हैं। जी। मतलब रोजी अभी भी रोटी की। उनकी जो एस्पिरेशन है वो एबीसी का ही है, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक शिक्षा, यानी कि अभी उनकी एस्पिरेशन समाज की मुख्य धारा वाली नहीं है जहां पर एक गाड़ी है तो 4 गाड़ी चाहिए, फराटेदार इंग्लिश बोलना है, या पब्लिक में एक फिगर आइकन होना चाहिए। तो बेसिक हम्म, यानी कि वो जद्दोजहद कर रहे हैं अपने आप को स्थापित हम्म, करने के लिए। तो बिल्कुल। इस मामले में आपका जो रिसर्च है वो तो बहुत कुछ लेके आएगा। खैर अभी उसे आने में टाइम है और हम लोग जी। बहुत वेट करेंगे आपका आउटकम का, जब आपको अवार्ड होगा, और उस पर उसके बाद भी हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे जिसमें आपका सारा एनालिसिस पे हम लोग बात करेंगे। अब मैं जो अगला प्रश्न ये करूंगा कि आप जिस कम्युनिटी पे कर रहे थे, क्या वहां आपको कोई मिला जो हायर एजुकेशन में पढ़ रहा हो, या बीए में, या कम से कम ग्रेजुएशन तक का इस तरह का, या उनकी पढ़ाई कहाँ तक जाती है, 10वीं तक या 8-9 तक की है? अम, मेरे को जो लोग मिले वहां पे उस गांव से स्पेशली 12वीं तक पास हैं। अच्छा। और वो वो ऐसे लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के स्कीम्स के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट में है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल ही, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट शिक्षा मित्र टाइप से, विकास मित्र टाइप से गार्ड हैं कुछ लोग, तो ऐसे ऐसे हैं। और वो लोकली काफी मतलब एक छोटा सा ही सही एक एलीट इमर्ज हो रहे हैं। जैसे कि राशन का जो काम कर रहे हैं तो उससे भी लोग इमर्ज हो रहे हैं। तो ये चीज मिला। और दूसरी चीज की बहुत कुछ एजुकेटेड लोगों से भी मिला इस समुदाय के, लेकिन कुछ लोग मेरे को मिले जो कि रिलुक्टेंट थे वो अपने आइडेंटिटी को लेके। तो एक ये भी चीज मैं देखा कि वो रिवील उस तरह से या बात करना पसंद नहीं करते थे। जी विवेक। और हाँ। जी। और कुछ एलिट से ऐसे मिले जैसे वो बात करते थे तो लगता था कि वो उस कम्युनिटी के हैं ही नहीं। तो ऐसे भी लोग कुछ मिले, मतलब मिक्स था। हम्म। तो जी। आप जिस तरह से अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, जो भी लोग या जो भी हमारे दर्शक को अगर इंटरेस्ट होगा पीएचडी से रिलेटेड, कि इतना गंभीरता से स्टडी होती है, इतना बारीकी से होती है, वो जरूर आकर्षित होंगे पीएचडी की तरफ। अब अगला सवाल
इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि मेरी भी जिज्ञासा जाग रही है इस समाज के बारे में। जानता तो हूँ, व्यवहारिक रूप से देखता हूँ, उनके बीच रहा भी हूँ, मेरे गांव में भी बहुत हैं, लेकिन एक रिसर्चर की दृष्टिकोण अलग होती है। आप कई लोगों से बात किए होंगे, पूरे कई घरों में आप गए होंगे, तो उनकी जो पेशागत चॉइस है, जैसे एग्रो बेस्ड में वो ज्यादा है, या जो कहते हैं ना कल कारखानों में उनका है, या महानगरों की तरफ उनका फ्लो है, तो इस पे अगर वो किस तरह को ऑक्यूपेशन में ज्यादातर इन्वॉल्व है, ज्यादातर लोग जो है, इस पे अगर थोड़ा प्रकाश डालें विवेक जी। विवेक जी लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है मेरी किसी तकनीकी वजह से। बहरहाल ये बातचीत काफी रोचक चल रही है इनसे, तो अभी तुरंत वो जुड़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। विवेक जी फिर से हमारे बीच हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत थी जिसकी वजह से इनका वीडियो और ऑडियो चला गया था। मैं फिर से आपके सामने वही सवाल रखता हूँ विवेक जी, कि बिहार का जो मुसर समाज है वह किस तरह के पेशा में ज्यादातर संलग्न है? एग्रो बेस्ड यानी कि किसानी से लेकर खेती गृहस्थी से लेकर, या उनका एक बड़ा तबका, कई जगह ऐसे आपको मिलेंगे कि बड़ा तबका जो मेल तबका है वो शहरों में माइग्रेट कर गया और फीमेल और बच्चे गांव पर हैं, वहां से वो कमा कर भेजते हैं, या वहीं पे कुछ जो प्राइमरी कृषि से जुड़े हुए उद्योग हैं उसमें लगे हुए हैं। तो किस तरह से वो अपने आप को ऑक्युपाइड किए हुए हैं, किस तरह के पेशा में? विवेक जी इस पे थोड़ा बताएं। विवेक जी अ, विवेक जी के साथ थोड़ी तकनीकी दिक्कत, फिर से उनकी तस्वीर नहीं आ पा रही है, फ्रीज कर गई है। तो दर्शकों खेद है कि थोड़ी देर के लिए विवेक जी की तस्वीर चली गई थी और तकनीकी दिक्कत थी, फिर से वो हमारे बीच हैं। तो विवेक जी जो प्रश्न मैं पूछ रहा था ये कि आप जब शोध कर रहे थे, शोध के सिलसिले में उन लोगों के बीच आप काम कर रहे थे, तो आपने उनके ऑक्युपेशन को भी, उनकी पेशा को भी ऑब्जर्व किया होगा। तो जी ज्यादातर आपको कैसे मिले, एग्रो बेस्ड, या ज्यादातर जो कम्युनिटी है वो शहरों में शिफ्ट करके मजदूरी मेहनत, या प्राइमरी उद्योग में, या वहीं पे कोई किसी उद्योग में लगे हुए थे? तो ये थोड़ा सा जानकारी दें उनके पेशा से रिलेटेड। जी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और यूजुअली ये इसको स्किप कर दिया जाता है जनरल डिस्कशन में। मैंने जो ऑब्जर्व किया उसमें मोस्टली अगर मैं देखूं तो पूरा जितना यूथ है वो सब पंजाब माइग्रेट कर जाते हैं 5-6 महीने के लिए। होली के इमीडिएटली बाद वो लोग पंजाब के लिए चले जाते हैं, और वहाँ पे धान वगैरह की जो रुपाई होती है उसको करके वो फिर अपने गांव में आ जाते हैं। तो एक ये चीज मैं देखा। दूसरा चीज मैं देखा कि जो गवर्नमेंट के जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स थोड़े बहुत जो चल रहे हैं उसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं। तो ये चीज देखा। दूसरी चीज की लोकल मार्केट है वहाँ पे। तो लोकल मार्केट में उस तरह का मैं एंगेजमेंट मतलब लाइवलीहुड के लिए मैं नहीं देखा। पता नहीं रीजन क्या थे, ये नहीं समझ में आया मेरे को। और दूसरी चीज की जो वहाँ का मुखिया है वो अपने में ही एक इंडस्ट्री है, तो वो भी कुछ लोगों को इंगेज करता है। उसके कंस्ट्रक्शन वर्क्स चलते हैं क्योंकि गवर्नमेंट्स के डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स में प्रोजेक्ट आते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने देखा। दूसरी चीज जैसे कि लिव स्टॉक वगैरह छोटी छोटी जैसे गाय भैंस, इस तरह की चीजें बहुत लोग नहीं रखते हैं। तो एक ये भी चीज था। एक और जो आप देखते होंगे, हमने भी ऑब्जर्व किया है इस कम्युनिटी में, कि ईंट भट्टे पर काफी जी लोग काम करते हैं, और वहां पे मजदूर मतलब परिवार के परिवार उठ के जाते हैं किसी सीजन में ईंट भट्टे पर काम करके फिर से चले आते हैं। तो इस तरह से उनका एक जी ग्रुप जी। करके, मतलब ग्रुप पे ग्रुप हाँ मूव करते हैं अलग अलग सेक्टर में, जैसे धान रोपाई में एक ग्रुप लगा, हाँ फिर हाँ हाँ वापस आया, फिर हाँ दूसरी जगह। तो कोई हाँ हाँ परमानेंट, हाँ। मतलब एक जो कहते हैं ना कि एक पेशा, मतलब एक ही जगह पे लगे हो, ऐसा नहीं होता है। एक और क्वेश्चन मैं हाँ हाँ आपसे हाँ। पूछूंगा कि जो जी फिजिकल लाइफ स्टाइल है, जैसे अमूमन जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, घर में एक एंटरटेनमेंट के लिए टीवी गाड़ी होना, अ, तो उस कम्युनिटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया, जो इस तरह की मास कम्युनिकेशन या गाड़ी घोड़ा या फ्रिज या वॉशिंग मशीन जिस तरह से शहरों में होता है, लोग गांव में भी अब ये सब चीजें हम्म। पहुंच गई हैं, तो ये जी। जो सुख सुविधा की चीजें हैं वो कितना आपने ऑब्जर्व किया उन लोगों के बीच? सबसे बड़ा चीज मैं देखा वो मोबाइल देखा, स्मार्टफोन। हम्म, और दूसरा चीज बाइक
बाइक का रोल बढ़ा है, हम्म, साइकिल को रिप्लेस कर रहा है, मतलब साइकिल मैं देखा ही नहीं। हम्म, तो एक ये चीज मैंने देखा। और हाउस होल्ड के इस तरह की चीजों में एक गैस का सिलेंडर देखा, मतलब हम्म, ये चीजें मैं देखा काफी यूज। अदरवाइज बहुत ज्यादा इस तरह के चीजें नहीं है, मतलब जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में आप देखेंगे कि बहुत सामान अननेसेसरी पड़े होते हैं, तो वो नहीं है। जी विवेक जी, और एक और सवाल, ज्यादा बात काफी देर हो चुकी है और बात बहुत मजेदार है, लेकिन समय का भी थोड़ा सा महत्व रखना पड़ता है। एक जी और कि बिल्कुल। गवर्नमेंट की, सेंट्रल हो स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारी स्कीम है इन कम्युनिटी के लिए, और बहुत फायदा भी पहुंचा है इन सब स्कीम से, काफी आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में लोग आगे बढ़े हैं। तो जी। इन लोगों में कितनी ललक है इस कम्युनिटी में कि गवर्नमेंट के स्कीम से सहायता ले, या इनको नॉलेज कितना हो पाता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, इसके बारे में कितनी जानकारी उनको है? दोनों चीजें हैं एक्चुअली। जो कुछ कुछ एक्टर्स इस कम्युनिटी से निकले हुए हैं, जैसे कि 10th पास 12th पास, तो वो इन्फॉर्म कर रहे हैं एक चीज। दूसरी चीज, करप्शन अपने मतलब है मतलब हर कोई ऐसी स्कीम नहीं है जिसमें कि करप्शन नहीं है। अभी एक ऐसे छोटा चीज याद आया, मैं बात कर रहा था एक सज्जन से उसी समुदाय के, तो उन्होंने मैथिली में बोला कि टॉयलेट के बारे में, तो बोला कि डुप्लीकेट टॉयलेट छी, मतलब वो जो कि गवर्नमेंट के अंडर में ही बने हुए हैं, तो उस पूरे टॉयलेट्स को वो डुप्लीकेट टॉयलेट बोले, वहां ना कोई जाता है ना कुछ है। तो वो पिक्चर्स भी हैं मेरे पास। तो इंफॉर्मेशन तो है कि ये स्कीम्स है, स्टेट पहुंच रहा है गांव तक, हम्म, है ना, स्टेट पहुंच रहा है, लेकिन स्टेट ही रेंट को इनकरेज कर रहा है। मुखिया वर्सेस वीडियो ये चल रहा है, या जो विलेज लेवल का जो कार्य होता है, तो वो रिसर्च को भी ट्रैक करते हैं सब। हम्म, विलेज सेंट्रिक, तो मेरे को कई बार ब्लॉक में आकर पूछता था हम्म, कि आप यहाँ ब्लॉक में क्या कर रहे हैं। तो मैं था कि बोला एक दिन कि आप पंचायत भवन में तो दिखते नहीं है, ब्लॉक में क्यों आते हैं आप इतना रेगुलर। तो हम्म, बोला कि साहब यहीं पे मेरे को रखे हुए हैं कुछ दिन के लिए, काम चल रहा है। तो इस कम्युनिटी में गवर्नमेंट स्कीम्स की नॉलेज है, और हम्म, ये भी नॉलेज है कि लूट हो रही है। हम्म, हम्म, ये नहीं है कि मतलब उसको पता नहीं है कि सब ये हो रहा है, उसको पता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता है। तो इस कम्युनिटी को अगर पढ़ना है, जानना है, तो स्टेट को भी, इंडियन स्टेट को भी जानना, आप जान सकते हैं कि कैसे फंक्शन कर रहा है। तो तो यही आप चीज है। जितना बेसिक्स पे काम किए हैं विवेक जी, और काम कर रहे हैं अभी, तो आपका बहुत काम बचा भी होगा। तो खैर, मैं बहुत जी। ये सब करप्शन वगैरह में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हाँ मेरा बिल्कुल। जो मुद्दा है वो है कि पीएचडी कितनी बड़ी चीज है, ये सुनने वाले को पता होना हाँ चाहिए। एक पीएचडी शोधार्थी जी। किस जड़े खोद, हाँ कहाँ तक जड़े खोद सकता है, जहां तक पत्रकार भी नहीं जा हाँ सकता है, क्योंकि पत्रकार को तो डेली काम है, पीएचडी शोधार्थी सालों तक उस पर मेहनत कर। हाँ तो बिल्कुल। आपका जो शोध होगा वो लैंडमार्क होगा। लैंडमार्क यानी कि पॉलिसी में भी प्लस, ड्राफ्टिंग में भी प्लस, जहां पे बोटल नेक है, जिस तरह से बताएं कि इसके वर्सेस वो हो रहा है, तो ये बोटल नेक है जहां पे क्लियर हम्म। करने की जरूरत है, ताकि धारा प्रवाह चीजें आगे बढ़े। अब मैं जी। ये बताऊंगा कि जो आपकी प्लानिंग्स है आफ्टर पीएचडी, वो आप किसी रिसर्च संस्था में जाएंगे, या आप टीचर बनने की चाहत में पीएचडी करेंगे, या फिर अभी तक देखेंगे कि कहाँ से क्या होता है, क्या इस समाज को फिर कैसे आप मतलब फायदा पहुंचाएगा आपका रिसर्च, आपको लगता है जैसे? दो तीन चीजें हैं। एक तो ऐसे रिसर्च से जब तक आप मतलब पॉलिसी मेकर्स और जो भी लोग हैं डिसीजन मेकर्स, उनसे अगर आप इंटरेक्शन में नहीं है, या प्रेशर ग्रुप टाइप का कुछ नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो अदरवाइज इस तरह के काम से कोई फायदा नहीं होने वाला है। जी, आपकी थीसिस कहीं पड़ी होगी कुछ सालों के बाद, तो ये एक चीज है। और मैं दोनों चीजों को ब्लेंड करना चाह रहा हूँ, एकेडमिक्स और रिसर्च को। तो ये चीज है। अगर मतलब बिना डिसीजन मेकर्स को इन्वॉल्व किए हुए इस तरह की स्टेप्स नहीं लिए जा सकते हैं, एक रिसर्चर्स का भी लिमिटेशन है।
है ना, वो क्या कर सकता है एक इंडिविजुअल। तो इस तरह की चीजें हैं। और मैं मुशहर कास्ट नेटवर्क है उससे भी मैं ये टच में रहता हूँ कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें कुछ कुछ जो किया जा सके। तो ये चीजें हैं। तो ये एक बस बिगिनिंग ही है, मतलब तो और एक विवेक जी, आप सुनने वाले को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपका काम बहुत ही जेन्यून और जमीनी है और परिवर्तन लाने वाला काम है। तो मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मैसेज क्या, मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी स्टेज पे हम परफॉर्म अगर डिसाइड करते हैं तो हम कर सकते हैं कुछ चीजें, मतलब मैं हम्म, अपने से ही मतलब ये सब चीजें सीख कर बोल रहा हूँ हम्म, कि एक गैप के बाद 7-8 इयर्स के गैप के बाद पीएचडी करना, फिर इस तरह की चीजें करना, निगेटिव भी चीजें परसेप्शंस होते हैं उसको डिफाई करते हुए, तो हम्म, इस तरह का रिजिलियंट मतलब चीज हम्म। ये सब में है। सब कोई भी कर सकता है इस तरह की चीजें। तो यही मैं कहना चाहूंगा। और विवेक जी, आपका जो वर्क है, मैं फिर से आपसे संपर्क करूंगा। आपकी ये हम लोग की तरफ से बिल्कुल बहुत शुभकामना है, बिल्कुल। और जमकर उसमें कुछ ऐसी गुणपरक चीजें लाइए कि वो लैंडमार्क हो इस कम्युनिटी के लिए भी और ये पीएचडी के क्षेत्र के लिए भी। तो जी, बहरहाल विवेक जी, आज के लिए हम लोग यहीं पे विराम देते हैं अपने थैंक बातचीत को, यू और थैंक यू। अपने दर्शकों को भी शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं अगले किसी आपको भी चलिए, और आपके दर्शकों को भी शुभ रात्रि। थैंक यू अजय। धन्यवाद, धन्यवाद।